जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए प्यारे साथियों जीके जीएस का जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास हमारा सेकेंड होने वाला है साथियों। आप लोग सभी साथी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको वीडियो इस चैनल पे मिलेगा। और साथ ही साथ साथियों बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको कि किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो चैनल पे चढ़ाया जाए उसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा। अगर आप लोग प्यारे दोस्तों एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएस सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल जैसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो जीके जीएस आपके लिए सबके लिए अनिवार्य है, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला है कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी के बोला जा रहा है कि मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो पृथ्वी की उपग्रह एक ही है। पृथ्वी की अगर बात किया जाए कि पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं उपग्रह साथियों, तो पृथ्वी के उपग्रह एक है। कौन है? तो यह है चंद्रमा। पृथ्वी की उपग्रह एक ही है जो है चंद्रमा, मून। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर उपग्रह की बात किया जाए साथियों उपग्रह के, तो पहले चलेंगे बुध से। हमारे ग्रह कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन है? तो पहला है बुध। बुध जिसका उपग्रह कितने हैं साथियों? तो इसका एक भी उपग्रह नहीं है, यानी कि 0। दूसरा है शुक्र। शुक्र तो शुक्र का उपग्रह कितना है? तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अब तीसरा आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी का हमने बताया कि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है जो कौन है? चंद्रमा है। ठीक है। आगे देखेंगे मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के आप लोग बताइए कि कितने उपग्रह हैं? तो ये है मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह? 2। बृहस्पति के बताइएगा साथियों। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति का है 95, यानी कि 95 उपग्रह है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 ग्रह और हैं, 5 ग्रह बताया, 3 ग्रह को और बता देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे साथियों। देखिएगा बृहस्पति के बाद आता है हमारा शनि। तो शनि के उपग्रह कितने हैं? पहले 145 थे, अब एक और बढ़ गए, यानी 146 हो गए हैं। 146 हो गए। अरुण का बताइएगा कितने उपग्रह हैं? अरुण का और बताइएगा साथियों वरुण का। तो अरुण का है 27 और वरुण का है 15। आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि का साथियों सबसे अधिक उपग्रह है। आप लोग देखिए कि शनि का 146 है। बृहस्पति का भी था तो उनका 95 था। बुध का एक भी नहीं, शुक्र का एक भी नहीं, पृथ्वी का 1, मंगल का 2, बृहस्पति का 95, शनि का 146, अरुण का 27 और वरुण का 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मून। आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर देखिएगा। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई? बताइएगा। भारत की पहली जूट मिल जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? असम, उड़ीसा, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो साथियों भारत में पहला जूट मिल जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट होगा। और बताइएगा कि प्रथम आधुनिक जूट फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई थी? प्रथम आधुनिक लिख देते हैं आप लोगों के लिए। यह आधुनिक प्रथम
आधुनिक जूट फैक्ट्री कब लगाई गई थी साथियों? तो यह लगाया गया था 1854 ईस्वी में। कहाँ लगाया गया था? यह मुंबई में लगाया गया था। प्रथम आधुनिक जूट फैक्ट्री जो है वो 1854 ईस्वी में मुंबई में लगाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। थर्ड है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है? कौन सा नदी है जो अपना जल जो है वो अरब सागर में गिराती है? कृष्णा, नर्मदा, गंगा या महानदी? तो साथियों, नर्मदा नदी जो है वो अपना जल अरब सागर में गिराती है। और यह कहाँ से निकलती है? निकलती है कहाँ से दोस्तों? तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक निकलती कहाँ से? आपसे पूछा जाएगा कि निकलती कहाँ से, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। और यह मध्य प्रदेश गुजरात से होकर के अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ से होकर के? मध्य प्रदेश एवं गुजरात से होकर के नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। अब बताइएगा कि अरब सागर जो है उसमें गिरने वाली नदियाँ के बारे में बताइए, कौन कौन सी नदी गिरती है। तो अरब सागर में साथियों देखिएगा, तापी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा जो है वो अरब सागर में गिरती है, जान गए। सिंधु नदी जो है वो भी अरब सागर में गिरती है। और कौन है? तो यह है पूर्णा नदी, वो भी अरब सागर में गिरती है। एक है साबरमती नदी। ये जितने भी नदियां हैं ये सभी नदी अरब सागर में गिरती है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो यह साथियों छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से। आपसे पूछा जाएगा कि महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। और यह मध्य प्रदेश एवं गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बोले कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 देखिएगा, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बताइएगा, पश्चिम बंगाल जो है वो कौन से देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो देश है साथियों बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। और यह भारत के साथ है, बांग्लादेश भारत के साथ कितनी लंबी सीमा बनाती है? सीमा का लंबाई कितना है साथियों? तो 4096 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है साथियों, और आप लोग बताइएगा कि बांग्लादेश के साथ जो हमारा भारत है इसके कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसके साथियों 5 राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा असम। असम जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। त्रिपुरा, ये भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। मेघालय, ये भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। मिजोरम, ऊपर लिख देते हैं मिजोरम। और एक हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, कितने राज्य? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, तो वो हो जाएगा 5 राज्य। कितने राज्य हैं साथियों? 5 राज्य, जो कि
बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? पहला है असम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, चौथा मिजोरम और पांचवा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच की लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसी में और बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है साथियों, वो भारत के कितने राज्य के पड़ोसी हैं? पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य बताइए। तो पड़ोसी राज्य में आ जाता है उड़ीसा, झारखंड, और झारखंड है तो बिहार भी रहेगा, तो बिहार, असम, और एक और राज्य है सिक्किम। ये 5 राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य है, यानी कि सबसे नज़दीक का राज्य है। जैसे उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम, सिक्किम जो है यह पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य है। और पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको साथियों इस चैनल पे जुड़ना होगा, क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको लगभग, अगर हम 20 प्रश्न बताते हैं तो 200 प्रश्न क्लियर करा देंगे। ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन लाए और टिक मरवा के चले गए, नहीं, पूरा उसके बारे में बताएंगे। जैसे लगेगा कि आप लोग कोर्स पढ़ रहे हैं, पूरा डिटेल में। इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अगला देखिएगा, ये प्रश्न है, इसमें भी 5 से 10 प्रश्न बताएंगे। क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पे अनुसार है, कि महिलाओं साक्षरता दर कितनी है? 2011 में जो जनगणना हुआ था भारत में, उस समय महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो देखिए 2011 में भारत की अगर साक्षरता दर देखा जाए साथियों, भारत की साक्षरता दर कितना था? तो भारत की साक्षरता दर था 74.04%। आपसे पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? तो भारत की साक्षरता दर था 74.04%। इसी में बताइए कि पुरुष की साक्षरता दर कितना था और महिला की साक्षरता दर कितना था? तो देखिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में, कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी या महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष थे 82.14% साक्षरता, यानी पुरुष की साक्षरता था 82.14%, और महिलाओं का था 65.46%। और आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि महिलाओं की साक्षरता दर तो कितना था? 65.46। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, बी राइट हो जाएगा, 65.46। यहाँ तक हो गया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और इसी में बताइएगा कि 2011 की जो जनगणना है, इनके अनुसार किस राज्य की साक्षरता अधिक था? किस राज्य की साक्षरता सबसे क्या था? अधिक था। किस राज्य की साक्षरता अधिक था? तो यह था दोस्त केरल का। केरल का साक्षरता सबसे अधिक था। और सबसे कम किस राज्य का था? तो यह था बिहार का। बिहार की साक्षरता सबसे कम था और केरल का साक्षरता सबसे अधिक था। महिलाओं की साक्षरता 65.46%। ऑप्शन बी राइट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? बताइएगा कि कौन थे? सैयद अहमद खान थे कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे या अब्दुल कलाम आज़ाद थे या मोहम्मद अली जिन्ना थे? तो बताइएगा। तो साथियों, खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक
आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार को ही साथियों क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। सीमांत गांधी कह लीजिए, या इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर पूछा जाए कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता था, तो सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे यह प्रथम विदेशी थे साथियों, प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। प्रथम विदेशी थे, इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्रथम विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया था, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। सैयद खान जो है साथियों वो 1875 ईस्वी में एक कॉलेज की स्थापना किए। कहाँ में? तो यह अलीगढ़ में करे थे। अलीगढ़ में कौन से कॉलेज की स्थापना किए? तो मोहम्मदन एग्लो ओरिजेंटल कॉलेज की स्थापना किए हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने, किसने? सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में किए थे। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे है, संथाल नामक जनजाति समूह ने खाली स्थान में बगावत कर दी थी। बताइएगा कि संथाल नामक जनजाति समूह ने कब बगावत कर दी थी? तो यह साथियों 1855 ईस्वी में बगावत कर दी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी राइट हो जाएगा। संथाल विद्रोह को साथियों हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और आपसे पूछा जाए यहीं से कि पावना विद्रोह कब हुआ था? पावना विद्रोह कब हुआ था? तो पावना विद्रोह साथियों 1873 से 76 के बीच हुआ था। पावना विद्रोह कब हुआ था? तो 1873 से 1876 के बीच हुआ था। और पूछा जाए कि रामोसी विद्रोह कब हुआ था? यह मिटाते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि रामोसी विद्रोह कब हुआ था? रामोसी विद्रोह, तो रामोसी विद्रोह जो है दोस्त 1822 ईस्वी में हुआ था। यह चतुर सिंह के द्वारा हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? किनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था? चतुर सिंह के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। ऐसे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1855 ईस्वी ऑप्शन डी राइट होगा कि संथाल नामक जनजाति समूह ने 1855 ईस्वी में बगावत कर दी थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? लखनऊ समझौता को बताइएगा कब किए थे? तो देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था जानते हैं आप लोग? 1916 ईस्वी में। आप लोग जानते हैं कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। तो कौन करवाए थे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किए थे। कब? 1916 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना आप लोग बता सकते हैं? स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है
कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। बताइएगा कि अंग्रेज द्वारा पारित कौन से अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी। तो यह साथियों दिया था आर्म्स एक्ट 1878 द्वारा भारतीयों को हथियार रखने की कोई अनुमति नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लिट्टन जो है दोस्त, इसी के द्वारा 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट बनाया था। आर्म्स एक्ट, इसमें कहा गया था कि बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रखेगा। बिना लाइसेंस के साथियों, बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार नहीं रखेगा, हथियार नहीं रखेगा, ठीक है। आपसे कहा जाएगा कि आर्म्स एक्ट में क्या कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति है जो बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रखेगा। और जो लिट्टन है, लिट्टन साथियों, लिट्टन के द्वारा 1877 ईस्वी में, कब, 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। क्या हुआ था, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दरबार का आयोजन हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, तो 1877 ईस्वी में। किनके द्वारा कराया गया था, तो लिट्टन के द्वारा कराया गया था। और 1878 ईस्वी में लिट्टन के द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया गया था। क्या बनाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब बना, तो यह बना 1878 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो लिट्टन के द्वारा। इसमें साथियों वर्नाक्यूलर प्रेस में अखबारों पर रोक लगा दी गई थी। क्या कर दिया गया था, अखबारों पर रोक लगा दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन जो थे ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। तो यह थे साथियों सत्येंद्र नाथ टैगोर। यह प्रथम भारतीय थे जो कि भारतीय सिविल सेवा ICS में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन थे, जनक साथियों किन्हें कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किनको कहा जाता है, लॉर्ड यहाँ कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो प्रथम भारतीय बने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर यहाँ तक साथियों कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें या कोई चैनल पे नया इन्फॉर्मेशन लाए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास, रिश्तेदारों के पास शेयर ज़रूर कर देंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे साथियों कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा और वीडियो का कंटेंट जो है वो कैसा रहा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।